अब हम लोग लंब वृत्ताकार शंकु जो है, तो हम लोग शंकु का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल। शंकु का जो हम लोग देखते हैं ना यहाँ पे, तो शंकु का पहला फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला हम बता चुके हैं कि शंकु का सबसे पहला फार्मूला क्या होगा। तो अगर ये मान लेते हैं कि शंकु है, ये ए, ये ओ, ये बी, तो ये ए ओ हो गया शंकु की ऊंचाई, ओ बी अर्धव्यास और ये तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिर्यक ऊंचाई और ये ऊंचाई और ये अर्धव्यास, इन तीनों को लेकर के एक फार्मूला है हमारे पास, तीनों को लेकर के। तो फार्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे आया ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये शंकु के केस में सबसे पहला फार्मूला ये हुआ। उसके बाद सबसे पहले अब हम लोग जाते हैं शंकु का दूसरा फार्मूला समझने, जो कि शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल बताएगा। शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल। वक्रतल मतलब क्या होता है, बताए थे कि शंकु का वक्रतल मतलब ये वाला ऊपर वाला तल। ये शंकु का दो तल होता है, तो दो तलों में हम लोग सबसे पहले वक्रतल का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे शंकु का आधार का क्षेत्रफल, उसके बाद संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, फिर आयतन। बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद हम लोग सम्स पे अपना चलेंगे। तो वक्रतल के क्षेत्रफल को अब हम लोग समझने जा रहे हैं। तो वक्रतल का क्षेत्रफल के लिए ये तीन फिगर को हम लोग को बड़े ध्यान से देखना होगा। पहला, एक शंकु था इस तरह का, जैसे मान लेते हैं एक बर्थडे कैप है, ये एक बर्थडे कैप है मेरा, ये हो गया हमारा शंकु, जिसमें यहाँ से यहाँ तक हो गया अर्धव्यास। अब क्या करें, इस बर्थडे कैप को हम खोल रहे हैं, यहाँ पे खोलता हुआ दिखाई दे रहा कि यहाँ पे जिस भाग पे ज्वाइंट है उस भाग को हम खोल रहे हैं। ये ऐसे खोले तो इस तरह का चित्र दिखेगा। ऐसे इसको खोलने के बाद जब पूरी तरह से खोल देंगे ना, तो ये चित्र ऐसा दिखेगा। ये दिख रहा है, ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है, हम लोग क्लास 9 में वृत्त का क्षेत्रफल वाला और वृत्त की परिधि वाला जो चैप्टर किए थे, उसमें हम बताए थे कि जब किसी वृत्त का, है ना, माने वृत्त का जब एक वृत्त पूरा होता है ना, तो उस वृत्त की जब परिधि निकाली जाती है तो 2 पाई आर आता है। वृत्त का पूरा परिधि 2 पाई आर। लेकिन अगर वृत्त का परिधि का कुछ भाग का लंबाई अगर निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र ये हो गया, हमको सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को निकालना रहता है ना। तो क्या करते हैं, देखते हैं कि ये लंबाई, है ना, दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं और देखते हैं कि ये जो लंबाई है वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना करके बना है। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब एक वृत्त बनता है तो वृत्त के केंद्र पर टोटल कितने डिग्री का कोण दिखता है, 360 डिग्री का। वृत्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण दिखता है वृत्त के केंद्र पर, है ना। लेकिन ये जो हमारा वृत्त बना, इस वृत्त के लिए केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री के लिए परिधि कितना बनता है, 2 पाई आर। जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि हो जाता है 2 पाई आर। लेकिन देखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर ये कितने डिग्री का कोण बनाया। अगर ये मान लेते हैं कि ये कोण जो है हमारा, ये अगर बन गया 300 डिग्री का कोण बना, तो 300 डिग्री के हिसाब से क्षेत्रफल क्या आएगा, तो कैसे निकाला जाता है, 360 डिग्री के लिए परिधि कितना आया, 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए परिधि कितना होगा, तो 1 का जब निकालते हैं तो भाग होता है, ये ऊपर और ये नीचे ऐसा। और 300 डिग्री के लिए कोण परिधि कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर बटे 360। 1 डिग्री का इतना हुआ, तो 300 डिग्री का कितना होगा, तो 300 से इसको इंटू कर देते हैं। ये तो क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, हम 300 बटे 360 लिख दिए, इंटू 2 पाई आर कर दिए। गलत है, बात तो एक ही है ना। 300 को यहाँ बैठा दिए, 2 पाई आर को यहाँ कर दिए। ये 300 डिग्री बटे 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब ये क्या बताया, अगर ये 300 को हटा करके अगर हम थीटा कर दे, तो जहाँ जहाँ 300 है वहाँ पे हट करके थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा। मतलब वृत्त के केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हमारा बन गया एक फार्मूला किसका, वृत्त के केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनता है, उतने डिग्री के कोण के लिए वृत्त की परिधि क्या होगी, उसको निकालने का ये फार्मूला है। तो अगर 300 डिग्री का कोण बनता है तो 300 डिग्री के लिए परिधि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना, ये लंबाई निकालना है हमको वृत्त का, ये लंबाई निकालना, तो इस लंबाई को निकालने का ये फार्मूला बन गया। क्या करेंगे, जितना डिग्री का कोण बना उसको ऊपर बैठाएंगे, 360 नीचे, और परिधि से इंटू कर देंगे 2 पाई आर से। पता चल जाएगा कि 300 डिग्री के लिए वृत्त की परिधि कितनी बनेगी।
60 डिग्री के लिए वृत्त की परिधि कितनी बनेगी ये जानने के लिए यहाँ पे 60 बैठा देंगे। 90 डिग्री के लिए वृत्त की परिधि कितनी बनेगी तो ये जानने के लिए यहाँ पे 90 बैठा देंगे। याद होगा हम क्लास 9 में चैप्टर 18 चैप्टर 9 और 16 चैप्टर में हम ये कराए थे, याद आ रहा? अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं क्षेत्रफल पे। ये तो परिधि वाली बात हुई, अब क्षेत्रफल पर आ जाते हैं। जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तब वृत्त का क्षेत्रफल पूरा का पूरा होता है ना। लेकिन जब कोई वृत्त अगर इस तरह का दिख जाए, अगर कोई वृत्त इस तरह का अगर दिखे तो जाहिर सी बात है क्या उसका हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? ये भी तो वृत्त का एक कटा हुआ अंश है, इसको कहा जाता है वृत्त कला। क्या कहा जाता है? वृत्त कला। इसको कहा जाता है वृत्त कला, है ना। तो ये भी तो वृत्त का एक कटा हुआ अंश है। तो वृत्त के इस अंश का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यही वही तरीका है। हम लोग देख रहे हैं क्या कि जब वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बन रहा तो क्षेत्रफल वृत्त का कितना हो रहा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल अगर देख रहे हैं तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 300 डिग्री के कोण के लिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना बनेगा? तो 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बनेगा। तो 300 डिग्री के लिए जितना भी क्षेत्रफल बनेगा वो क्षेत्रफल पूरे इस भाग का क्षेत्रफल बताएगा। तो 1 डिग्री का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। एक का जब निकालेंगे तो ये ऊपर ये नीचे भाग होगा। और 300 डिग्री का अगर निकालेंगे तो 300 से इसका इंटू कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो हम इसको अलग कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अलग कर दे रहे हैं और 300 बाई 360 अलग कर दिए, ऐसे कर दिए। तो अगर यहाँ पे एंगल अगर थीटा हो तो जहाँ पे 300 डिग्री है वहाँ पे थीटा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। मतलब ये हमारा एक फार्मूला निकल गया किसका? वृत्त का, वृत्त के अंश का क्षेत्रफल निकालने का, वृत्त के अंश का क्षेत्रफल निकालने का। ये भी एक प्रकार का वृत्त का एक अंश ही है। तो वृत्त के इस अंश का क्षेत्रफल निकालने का ये क्या है? हमारा फार्मूला है ना। क्या करेंगे? जैसे परिधि का समझे उसी तरह से क्षेत्रफल का भी है। जितने डिग्री का कोण बनेगा उतने डिग्री को बैठा देंगे ऊपर बटे 360 और इंटू कर देंगे 2 पाई आर से तो परिधि बता देगा। और अगर इंटू कर देते हैं पाई आर स्क्वायर से मतलब क्षेत्रफल से तो हमको बता देगा क्या? क्षेत्रफल। आई बात समझ में? तो अगर वृत्त के किसी अंश का परिधि निकालना होगा तो थीटा बाई इतना, मतलब जितना डिग्री कोण बनेगा केंद्र पर उस कोण को बटे 360 इंटू 2 पाई आर बैठा देंगे। तो जितना दूर तक वृत्त का परिधि बना वो परिधि निकल जाएगा। और इस 2 पाई आर को हटा के अगर पाई आर स्क्वायर बैठा दे तो जितने दूर तक बना है ये वृत्त उतने दूर तक का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये तो कहने का मतलब ये वृत्त के अंश का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। हम लोग अगर इसको लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर इधर हम बैठा दे रहे हैं, ऐसे एक ही बात है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं? इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई अंतर है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इसी चीज का है कि अगर परिधि निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आर बैठाएंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बैठाएंगे। आई बात समझ में? ये है, ये हम एक छोटा सा शॉर्ट मतलब की थ्योरी बताया है जिससे कि हम लोग वक्रतल के क्षेत्रफल को हम लोग समझ पाएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट अब हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा एक वृत्त है तो वृत्त की परिधि जो है ना, वृत्त की ये जो परिधि है, ये वृत्त की परिधि हमारा एक प्रकार का वृत्त चाप है ना। अगर हम वृत्त का अगर हम जैसे मान लेते हैं कि अगर ये वृत्त है, ये वृत्त का पूरा अगर वृत्त को पूरी तरह से अगर बना दे तो ये पूरा ये जो वृत्त की जो परिधि होगी ये कहलाएगा एक प्रकार का वृत्त चाप है। वृत्त की परिधि एक प्रकार का वृत्त चाप है। अगर हम वृत्त के अगर हम कंपास से मतलब अगर इतना ही लंबाई अगर काटे तो ये लंबाई भी कहलाएगा मेरा क्या? वृत्त चाप। लेकिन ये वृत्त चाप है क्या? वृत्त की इतनी परिधि का एक अंश है, वृत्त की पूरी परिधि का एक अंश है जिसकी लंबाई अगर हमको निकालनी हो तो वृत्त के केंद्र से इसको मिलाना पड़ेगा और मिला करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना। यहाँ पे जितने डिग्री कोण बनेगा फिर वो फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे कि इसका लंबाई क्या होगा, जो कि ये कहलाएगा मेरा वृत्त चाप या वृत्त के परिधि का एक अंश है ये। तो वृत्त की परिधि भी क्या है? एक प्रकार का वृत्त चाप ही है।
वो चाप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पूरा वृत्त के परिधि के बराबर भी हो सकता है। हम ये चाप को इतना बड़ा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इतना बड़ा भी कर सकते हैं। तो अगर ये वाला देखा जाए तो ये इतना छोटा, ये भी क्या है, हम लोग जो वृत्त से कंपास से हम लोग नहीं काटते ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, चाप बोलते हैं, लेकिन वो है क्या, वृत्त की परिधि का एक अंश है। तो अगर इस चाप की लंबाई अगर हमको निकालनी हो तो ये चाप है क्या, ये वृत्त चाप जो बना, तो ये वृत्त चाप है क्या, ये परिधि का एक अंश है। इसका लंबाई अगर निकालना है तो वृत्त के केंद्र से इन दोनों एंड पॉइंट को मिला दो, और मिलाने के बाद देखें कि यहाँ पे केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना। जितने डिग्री का कोण बना वो फार्मूले में पुटअप कर देंगे, जो अभी दिए, पता चल जाएगा कि इसका परिधि क्या होगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ से एक चीज, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहे हैं वो क्या, हमारा जैसे मान लेते हैं कि एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र हो गया। अगर हम इतने चाप के द्वारा, इतना चाप के द्वारा अगर वृत्त पर, अगर वृत्त के केंद्र पर अगर कोण बनाए तो क्या करेंगे, इतना चाप हम लोग काट लेंगे और दोनों एंड पॉइंट से क्या कर देंगे, केंद्र को ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा केंद्र का कोण, ये केंद्र का कोण होगा। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक इतने चाप के द्वारा, इतने चाप के द्वारा हम फिर से इन दोनों चाप के द्वारा, इन दोनों एंड पॉइंट के द्वारा हम इसको मिला दे रहे हैं और यहाँ पे फिर से एक कोण बना दिए, वृत्त का केंद्र का एक कोण बना दिया। मान लेते हैं कि ये O है, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो कहने का मतलब यहाँ पे AB चाप के द्वारा, AB चाप द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बना, एंगल AOB बना, और CD चाप द्वारा केंद्र पर एंगल COD बना ना। अच्छा, ये AB चाप की लंबाई कुछ होगी कि नहीं होगी, CD चाप की लंबाई कुछ होगी कि नहीं होगी। तो ये एक थ्योरम है, मतलब कि ये भी एक थ्योरी है, थ्योरम से ही निकला है ये, जो कि हम जो केंद्र कोण परिधि कोण वाला जो चैप्टर जो हम कराए थे उसमें ये नहीं बताए थे, ये अभी बता दे रहे हैं, ये समझ जाओ। क्या है कि अगर हम लोग अलग अलग चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अगर कोण बनाते हैं तो चाप की लंबाई का अनुपात और केंद्र पर बने हुए कोण का अनुपात समान होता है। मतलब अगर AB चाप की लंबाई, यहाँ पे AB चाप की लंबाई और CD चाप की लंबाई, AB चाप की लंबाई और CD चाप की लंबाई, मतलब जिन दो चापों के द्वारा केंद्र पर कोण बनाए हैं तो उन दोनों कोणों, मतलब दोनों चापों की लंबाई का अनुपात अगर निकाले और हम लोग इन दोनों चापों के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना, जैसे AB चाप के द्वारा एंगल AOB बना और CD चाप के द्वारा एंगल COD बना, तो इसके केंद्र का अनुपात निकालें, चाप की लंबाई का अनुपात निकालेंगे और केंद्र पर बने हुए कोण का अनुपात निकालेंगे, पाएंगे कि दोनों अनुपात एक ही है। अगर ये 2:3 आ रहा तो ये भी 2:3 आएगा, ये 1:2 आएगा तो ये भी 1:2 होगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये AB चाप की लंबाई और ये CD चाप की लंबाई जो होगी वो केंद्र पर बने कोण के अनुपात के बराबर होगा। मतलब एंगल AOB बाई एंगल COD, मतलब केंद्र पर बने कोण का अनुपात, मतलब चाप की लंबाई का अनुपात और केंद्र पर बने कोण का अनुपात क्या हो जाता है, समान हो जाता है। आई बात समझ में? ये थ्योरी समझ में आए? ये अगर समझ में आए तब अब हम लोग जाएंगे वृत्त का वक्र, शंकु के वक्र तल के क्षेत्रफल को समझना। अब आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका वक्र तल का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। आई बात समझ में? अब ये हमारा क्या है, शंकु है। इस शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ये शंकु पहले इस तरह का था, अब इस शंकु को हम खोल रहे हैं ऐसे, तो इस तरह का फिगर दिखेगा। ये जब खोल लेंगे इसको तो खोलने के बाद अब देखा जाएगा तो ये शंकु अब पूरी तरह से ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा। तो अब देखा जाए कि ये शंकु में जब ये पूरी तरह से खुला तो खुलने के बाद ये जो शंकु है ना, ये जो शंकु है, माने शंकु का ही माने खुला हुआ ये भाग है। तो ये जो जब शंकु जब खुल गया तो शंकु जब खुला तो देख रहा है क्या कि शंकु खुल करके एक नए वृत्त का एक अंश बनाया कि नहीं बनाया? ये क्या बन रहा है, ये एक नए वृत्त का, ये नए वृत्त का क्या बना, एक अंश बना जिसको हम लोग वृत्त कला कहेंगे।
एक नया वृत्त का अंश बना, ये एक नया वृत्त बना। ये वृत्त नहीं है जो कि शंकु का आधार पे था, वो वृत्त नहीं है। अच्छा, अब जरा देखें कि क्या हो रहा है। ये शंकु ऐसे था, तो ये क्या है हमारी, ये पूरा लंबाई क्या दिख रहा है, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ये हमारा लंबाई क्या है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई ना कहलाता है। ये अब खुल रहा है, खुलने के बाद अब ये ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया। तो देख रहे हैं क्या कि ये जब मुड़ा हुआ था, ये वाला भाग जब मुड़ा हुआ था, तो ये शंकु जो बना उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई बन गई। लेकिन यही जब खुल गया, ये जब खुल गया तो खुलने के बाद यही बंद होने के बाद ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। और खुल जाने के बाद ये वाली जो लंबाई दिख रही है जो तिर्यक ऊंचाई में था, ये क्या है हमारा, ये तिर्यक ऊंचाई है ना। ये वाली लंबाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। और जब ये खुल गया और खुल करके एक नए वृत्त को जब धारण किया ये शंकु, तो हम देख रहे हैं क्या कि जो तिर्यक ऊंचाई जो बन रही थी शंकु के लिए, वही तिर्यक ऊंचाई इस नए वृत्त का क्या बन रहा है, ये क्या है, ये वाला भाग क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, अर्धव्यास। तो ये जो नए वृत्त का ये वाला जो दिख रहा है ना, ये लंबाई, ये वाला लंबाई क्या कहलाएगा, नए वृत्त का अर्धव्यास कहलाएगा। नए वृत्त का, इस वृत्त कला का अर्धव्यास कहलाएगा। और ये अर्धव्यास क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है कि नहीं है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ही ना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ही तो है। तो कहने का मतलब ये जब वृत्त खुला, जब इस मतलब कि जब शंकु को हम लोग खोले, तो खोलने के बाद जो नया वृत्त हमको दिख रहा है ना, इस नए वृत्त का अर्धव्यास जो भी है चारों तरफ जो भी देख रहे हैं हम लोग, नए वृत्त का अर्धव्यास क्या देख रहे हैं, ये नए वृत्त का अर्धव्यास क्या देख रहे हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ही इस नए वृत्त का अर्धव्यास बन रहा है। अभी हम लोग इसमें देखे कि नहीं देखे, बात मेरा समझ में आया कि ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये वाला, ये जब खुल रहा है, ये जब ऐसे खुल रहा है, तो खुलने के बाद ये तिर्यक ऊंचाई खुलने के बाद इस नए, ये जो नया वृत्त है, तो नए वृत्त का ये क्या बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नए वृत्त का एक अंश बना। ये पूरा ये नए वृत्त का एक अंश बना, ये एक नए वृत्त का क्या बना मेरा, ये एक अंश बना, जिसमें ये वाला कहला रहा अर्धव्यास। लेकिन ये अर्धव्यास क्या है, इस नए वृत्त का ये जो अर्धव्यास है, नए वृत्त का अर्धव्यास जो है, ये इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। तो वृत्त जब हम लोग खोले तो देख रहे हैं क्या कि जो नया जो वृत्त बना, तो नए वृत्त का अर्धव्यास जो देख रहे हैं हम लोग, वो नए वृत्त का अर्धव्यास शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, और कुछ नहीं है बल्कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। और उस तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ए से। बात मेरा समझ में आया, क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये जब शंकु खुला, तो खुलने के बाद इस तरह का आकार दिखा। अगर हम लोग इस पूरे वृत्त के इस पूरे अंश का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो यही क्षेत्रफल ना बाद में जुट करके शंकु का वक्रतल बन रहा है। इसको खोल दे रहे हैं तो इस तरह का वृत्त बन जा रहा है, खोल दिए तो इस तरह का वृत्त बन गया, ये वृत्त बन गया ऐसा। और जब इसको मोड़ दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, हमारा शंकु बन जा रहा है, शंकु का वक्रतल बन जा रहा है। मतलब वृत्त के इस ये जो नया वृत्त बना, इस नए वृत्त का जितना भी अंश बना, तो इस नए वृत्त के अंश का क्षेत्रफल इस शंकु के वक्रतल के क्षेत्रफल को बता देगा। तो अगर हम लोग इस वृत्त के इस अंश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वही अंश का क्षेत्रफल इस शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल कहला जाएगा। तो अब चलते हम लोग इस वृत्त के अंश का क्षेत्रफल निकालने, है ना। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये जो नया वृत्त बना, जो नया जो वृत्त बना, तो नया वृत्त का अर्धव्यास जो है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, जिसको हम लोग एल से इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। अच्छा, तो हम लोग जब इस वृत्त के अंश का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, जरा ये हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम बताए थे कि इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो देखेंगे कि ये वाला जो वृत्त का जो अंश है, ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है। वृत्त के केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बना रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो वृत्त का जो नए वृत्त का जो अंश है,
तो माना नए वृत्त का, यहाँ पे मान लेते हैं, माना नए वृत्त का अंश के केंद्र का कोण थीटा है, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, थीटा है। तो कहने का मतलब इस नए वृत्त के अंश का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो अंश का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला हमारा क्या है, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस नए, पहले यहाँ पे हम नए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि नए वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा। तो इस नए वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरा पाई एल स्क्वायर। अब कोई कहेगा कि सर कैसे, इस नए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो इस नए वृत्त का अर्धव्यास ही ना, जो फॉर्मूला मेरा क्या है पाई आर स्क्वायर का, तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब क्या होगा अर्धव्यास। तो इस नए वृत्त का अगर पूरा तरह से, अगर इस नए वृत्त का पूरा क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाले, तो इस नए वृत्त का पूरा क्षेत्रफल जो निकलेगा, फॉर्मूला बैठेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब क्या होता है अर्धव्यास। तो इस नए वृत्त का अर्धव्यास हम लोग तो अभी पढ़े ना कि नए वृत्त का अर्धव्यास एल है, यहाँ पे एल स्क्वायर बैठ गया। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, इस नए वृत्त के क्षेत्रफल से इंटू कर देंगे, पाई एल स्क्वायर हो गया। ये आई बात समझ में। अब आ जाते हैं यहाँ पे ये समझने, ये हो गया हमारे नए वृत्त के अंश का क्षेत्रफल। इस नए वृत्त का अंश का जो क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल इस शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने जाते हैं, थीटा बाई 360 डिग्री है ना, ये थीटा क्या है, तो ये केंद्र का कोण है इस भाग का। अब देखा जाए कि ये जब शंकु को जब हम लोग खोल रहे हैं, तो शंकु का आधार का ये परिधि है ना, यही खुल करके ये जो नया जो वृत्त बन रहा है ना, ये शंकु का आधार का ये हो गया हमारा परिधि ना, ये वाला भाग आधार का जो वृत्त है, तो ये वृत्त का परिधि है। अब यही जब खुल रहा है, तो खुलने के बाद इस तरह का आकार बन रहा है। तो कहने का मतलब ये जो आधार की जो परिधि है, ये आधार की ये जो परिधि है, यही परिधि इस नए वृत्त का यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई बन रही है कि नहीं बन रही है। तो देखें, यह है हमारा आधार का परिधि, और यही जब खुला, तो खुलने के बाद यही आधार की परिधि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई बन रही है, ये लंबाई। तो ये वाली लंबाई हमारी क्या है, तो ये वाली लंबाई हमारा शंकु के आधार की परिधि है, और ये शंकु के आधार की परिधि को हम लोग 2 पाई आर से इंडिकेट कर रहे हैं। आई बात समझ में। इसको जब खोला जा रहा, तो जो नया वृत्त बना, उस नए वृत्त में यहाँ से यहाँ तक का जो अंश है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये लंबाई शंकु के आधार की परिधि को बता रहा है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई शंकु के आधार की परिधि को बता रहा है, और यह आधार की परिधि थीटा लंबाई के कारण बना है, थीटा कोण के कारण बना है। तो कहने का मतलब हम बताए थे यहाँ पे एक चीज कि माने कि वृत्त चाप की लंबाई का अनुपात, हम अभी बताए थे ना कि वृत्त चाप की लंबाई का अनुपात और केंद्र पर बने कोण का अनुपात दोनों समान होता है। तो यहाँ पे केंद्र पर जो कोण बना है, तो केंद्र पर बना कोण हम लोग देख रहे हैं क्या, तो केंद्र पर एक कोण बना है थीटा, और इस थीटा के कारण चाप की लंबाई क्या हो गई, तो चाप की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई, जिसको हम लोग 2 पाई आर कह रहे हैं ना। अभी तो बताए कि पूरा का पूरा लंबाई क्या है, इस शंकु को जब खोला जा रहा, तो ये शंकु खुल करके ये जो शंकु का जो आधार की जो परिधि है ना, यही परिधि यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। आई बात समझ में। तो केंद्र पर जो कोण बना है थीटा, वो थीटा इस लंबाई के कारण बना है। तो कहने का मतलब केंद्र पर बना कोण थीटा, इसके लिए चाप की लंबाई 2 पाई आर हो गई। अच्छा, फिर केंद्र पर अगर कोण बनेगा 360 डिग्री, केंद्र पर अगर कोण बनता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के लिए चाप की लंबाई क्या होगी, पूरा का पूरा वृत्त की परिधि हो जाएगी, क्योंकि 360 डिग्री के लिए चाप की लंबाई अगर खोजेंगे, तो हम तो बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि 360 डिग्री अगर बनेगा, तो पूरा का पूरा वृत्त का परिधि बनेगा। तो कौन सा वृत्त का परिधि, पूरे वृत्त की परिधि। तो इस पूरे वृत्त की जब परिधि निकालेंगे चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या बन जा रही है, वृत्त की परिधि बन जा रही है। लेकिन कौन सा वृत्त, नए वृत्त का।
तो न्यायवृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, आर मतलब अर्धव्यास। अर्धव्यास यहाँ पे क्या है, न्यायवृत्त का एल है, तो यहाँ पे एल बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या बताए हैं कि केंद्र पर बने कोण का अनुपात, केंद्र पर बने कोण का अनुपात क्या हो जाएगा, थीटा अनुपात 360 डिग्री, मतलब थीटा बाई 360। और चाप की लंबाई का अनुपात, तो चाप की लंबाई एक तरफ है 2 पाई आर और एक तरफ है 2 पाई एल, तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर बाई 2 पाई एल होगा। तो कहने का मतलब हम बताए थे कि चाप की लंबाई का अनुपात और केंद्र पर बने कोण का अनुपात समान होता है। तो कहने का मतलब चाप की केंद्र पर बने कोण का अनुपात कितना है, इतना, और चाप की लंबाई कितना है 2 पाई आर बटे 2 पाई एल। तो ये हो गया केंद्र पर बने कोण का अनुपात और ये हो गया चाप की लंबाई का अनुपात। तो थ्योरी के अनुसार हम बताए थे कि जो केंद्र पर जो कोण बनता है और चाप की लंबाई जो होती है, तो केंद्र पर बने कोण का अनुपात और चाप की लंबाई का अनुपात दोनों क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा बाई 360 का मान इतना आया। तो ये वाला अब हम यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, ये जो आया तो 2 पाई आर बाई 360, थीटा बाई 360 का मान 2 पाई आर बाई 2 पाई एल, 2 पाई एल इंटू क्या हो जाएगा पाई एल स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक एल से एक एल कटेगा तो एक एल बचेगा, तो बच क्या गया यहाँ पे आर इंटू यहाँ पे पाई और एल, और ये तीनों इंटू करके हो जाएगा पाई आर एल। ये हो गया हमारा वक्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हम बताए थे अभी अभी कि वृत्त का ये जो नया वृत्त है, इस नए वृत्त का अंश का अगर क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो नए वृत्त के अंश का क्षेत्रफल ही इस शंकु का वक्र तल का क्षेत्रफल बताएगा। तो नए वृत्त के अंश का क्षेत्रफल और शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कितना आया हमारा, तो शंकु का नए वृत्त के अंश का क्षेत्रफल आ गया पाई आर एल, तो यही पाई आर एल शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल हो गया हमारा पाई आर एल। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल का। अगर शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे ये आया ये समझ में आ गया पूरी तरह से। हम लोग वक्र तल का क्षेत्रफल समझ लिए कि इसके शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या था। तो शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल हम लोग समझ गए पिछले क्लास में, क्या है पाई आर एल, जिसमें आर का मतलब इस शंकु का आधार का अर्धव्यास था और एल मतलब ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई थी। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये अर्धव्यास और ये ऊंचाई है एच। तो ये था शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल पाई आर एल, हम लोग ये निकाले थे। अच्छा, अब शंकु के आधार का क्षेत्रफल अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है। तो शंकु का आधार क्या है, तो शंकु का आधार हमारा एक वृत्त है। अगर देखा जाए तो ये अगर शंकु का आधार है तो देख रहा है कि शंकु का ये आधार किस तरह का भाग दिख रहा, पूरी तरह से गोल भाग दिख रहा है, ये वृत्त दिख रहा है ना। अगर ठोस शंकु को लेकर के देखा जाए तो भी दिखेगा, ये ठोस शंकु में ये वाला भाग क्या दिख रहा है, पूरी तरह से सपाट दिख रहा है, एक समतल भाग है, लेकिन ये समतल भाग एक प्रकार का वृत्ताकार भाग है। तो शंकु का आधार जो होता है ना, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो शंकु का आधार क्या है हमारा, एक वृत्त है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया तो भैया उसके आधार का क्षेत्रफल बनेगा। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। और हम लोग ये बात जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, क्लास 9 में ही हम लोग पढ़े हैं। क्या है वो, सो पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब तो हम लोग जानते ही है 22/7 होता है इसका वैल्यू, और आर मतलब अर्धव्यास किसका, ये जो आधार की जो आधार जो है ना शंकु का, वो एक प्रकार का वृत्त है, तो उस वृत्त का अर्धव्यास यूज होगा। अच्छा, तो ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब हम लोग आ जाते हैं शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जानेंगे। अब हम लोग के शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या है।
हम लोग देख रहे संपूर्ण तल, कल ही बताए थे कि शंकु में टोटल कितने तल होते हैं, 2 तल। शंकु में टोटल हमारा 2 तल होता है। एक होता है हमारा तो शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो शंकु में हम लोग जानते हैं कि शंकु में टोटल 2 तल होता है ना। एक होता है ये ऊपर वाला वक्र तल और एक होता है नीचे वाला ये वृत्ताकार तल, समतल तल, आधार जिसको कहा जा रहा है शंकु का। तो 2 ही तल होता है। तो संपूर्ण तल मतलब जितने सारे तल होते हैं उन सभी तलों का क्षेत्रफल एक साथ पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, शंकु के इस आधार के क्षेत्रफल के साथ इस वक्र तल के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। जितने सारे तल है उन सभी तलों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि शंकु का वक्र तल का क्षेत्रफल माने संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने। तो शंकु के आधार के क्षेत्रफल के साथ वक्र तल का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल हम लोग अभी अभी देखेंगे पाई आर स्क्वायर आया, आधार का क्षेत्रफल वही होगा। वक्र तल का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर है, बैठा दिए। पाई आर दोनों में हमारा कॉमन जा रहा है, पाई दोनों में है और आर भी है तो पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा तो आर प्लस यहाँ से पाई आर निकल जाएगा तो एल। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल ये हो गया हमारा क्या, शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला है। हम लोग इस फॉर्मूले से शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आ जाते हैं चौथा, शंकु का आयतन समझने कि शंकु का आयतन कैसे निकाला जाएगा। तो शंकु का आयतन बताए थे, आयतन क्या होता है तो सबको पता ही है कि आयतन क्या होता है, लेकिन शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट हम समझा रहे हैं। जैसे हम एक ले लिए एक बेलन, और एक ले लिए शंकु। दोनों में समानता क्या है कि इस बेलन की ऊंचाई जितनी है, इस बेलन की ऊंचाई जितनी है उतना ही ऊंचाई का हम ये शंकु लिए हैं, उतना ही ऊंचाई का ये शंकु लिया। अगर इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर तो उतना ही ऊंचाई का ये शंकु भी लिया है 10 ही सेंटीमीटर का। उसके बाद इस बेलन का आधार का जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास जो है उतना ही अर्धव्यास का शंकु का आधार भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बेलन का जो आधार जो है, बेलन का आधार क्या है, वृत्ताकार तल है। तो ये बेलन का आधार जो वृत्ताकार तल जो है, तो इस वृत्ताकार तल का अर्धव्यास जितना है, शंकु का वृत्ताकार जो तल आधार जो है उसका भी अर्धव्यास वही होगा। मतलब ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त दोनों सेम है। इस वृत्त को खोल के अगर इसमें फिट कर दे तो आ जाएगा, चाहे इस वृत्त को खोल करके अगर इसमें फिट कर देंगे तो आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा है एक बेलन और यह हमारा है एक शंकु। सपोज हम समझ लेते हैं कि दोनों सेम ऊंचाई का है, लगभग हम समझ लेते हैं कि दोनों जो है सेम ऊंचाई का है और इसका आधार जो है, आधार मतलब कि ये जो वृत्त है इसका भी वृत्त सेम है। मतलब इसका जितना अर्धव्यास है ये नीचे वाले आधार का वृत्त का भी अर्धव्यास वही है। मतलब दोनों का आधार जो है, आधार जो है वृत्ताकार जो भाग है वो दोनों सेम है। सेम भले थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ लेते हैं कि सेम है, ऊंचाई भी दोनों का सेम है। आई बात समझ में। तो एक बेलन लेते हैं जिसका आधार का क्षेत्रफल, आधार की परिधि, आधार का अर्धव्यास और व्यास जितना है, शंकु का भी वृत्त, परिधि, उसका क्षेत्रफल, आधार का अर्धव्यास और व्यास उतना ही है। उसके बाद इस बेलन की ऊंचाई जितनी है इस शंकु की ऊंचाई भी उतनी है ना। अब क्या करते हैं, इस बेलन में हम जल भरते हैं, जल भर करके इसका आयतन निकालते हैं। मान लेते हैं कि इस बेलन में 6 लीटर जल आया, इस बेलन में 6 लीटर जल आया। अब इस शंकु में भी हम जल भरते हैं और जल भर करके देखें कि इस शंकु में 2 लीटर जल आ रहा है। ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग घर में करके देख सकते हैं। इस बेलन में, बेलन के अंदर जब हम पानी भरे तो दिखा क्या, 6 लीटर पानी आ गया।
और इसके अंदर जब पानी भरा गया, मतलब एक एग्जांपल, हालांकि 6 लीटर तो पानी आएगा नहीं, इम्पॉसिबल है इस बेलन में, एक बात बता रहे कि इसमें 6 लीटर पानी आ गया और इस शंकु में जब पानी को भरा गया तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 लीटर पानी भरा। इसका मतलब ये होता है कि शंकु का आयतन और बेलन का आयतन में संबंध क्या है, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन से 3 गुना कम है, चाहे बेलन का आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना अधिक है, मतलब 3 गुना है। बेलन का जो आयतन हो शंकु के आयतन का 3 गुना है। अगर इसका आयतन 2 लीटर दिखा तो इसका 6 लीटर हुआ, इसका 4 लीटर होगा तो इसका 12 लीटर, इसमें 5 लीटर होगा तो इसमें 15 लीटर। मतलब बेलन का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन का क्या होता है, 3 गुना होता है। आई बात समझ में, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 3 गुना होगा। आई बात समझ में, मेरी बात क्लियर हुआ कि क्या है। तो कहने का मतलब जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है ना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है कि जब, लेकिन हाँ ये वाला कब दिखेगा, ये चीज कब दिखेगा, ये चीज तब दिखेगा जब एक बेलन और एक शंकु, जिस शंकु और जिस बेलन को हम लोग लिए हैं उस शंकु का ऊंचाई और अर्धव्यास आधार का जितना होगा, बेलन का भी ऊंचाई और अर्धव्यास उतना ही होना चाहिए, तभी जाकर के ये चीज दिखेगा। अगर हम लोग शंकु का अर्धव्यास और ऊंचाई अलग लेते हैं, बेलन का भी ऊंचाई और अर्धव्यास अगर अलग अलग ले, तब ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा, है ना, ये एक्सपेरिमेंट तब सही सिद्ध नहीं होगा। अगर शंकु की ऊंचाई जितनी और अर्धव्यास उसका आधार का जितना है, बेलन की भी ऊंचाई और अर्धव्यास आधार का जितना होगा, दोनों का अगर दोनों के लिए अगर समान है तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सफलता से प्राप्त कर सकते हैं कि एक बेलन में जितना पानी हटेगा, चाहे बेलन का आयतन जितना होगा, और शंकु में जितना पानी आएगा चाहे शंकु का आयतन जितना होगा, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन से 3 गुना कम दिखेगा, या बेलन का आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना अधिक दिखेगा, मतलब 3 गुना ज्यादा होगा, 3 गुना होगा। आई बात समझ में। तो हम जब देखे एक्सपेरिमेंट किए तो करने से हमको पता चला कि बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का कितना गुना दिखेगा, 3 गुना दिखेगा, 3 गुना। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से जब हम लोग बाद में शंकु का आयतन जब निकालेंगे यहाँ से अगर, तो शंकु का आयतन जब निकलेगा तो जो 3 यहाँ पे इंटू कर रहा बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब बेलन का आयतन बटे 3 हो जाएगा। तो शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। अब यहाँ से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, यहाँ पे मान लें कि 1 है तो ये 1/3 अलग हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारा शंकु का आयतन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया शंकु के आयतन का फॉर्मूला, शंकु के आयतन को निकालने का यही फॉर्मूला है। तो ये हो जाता है हमारा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्रतल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन। ये 4 फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, सबसे पहला फॉर्मूला जो कि शंकु का ये अर्धव्यास, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई तीनों को लेकर के जो फॉर्मूला था, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो संपूर्ण त्रिभुज से समझ करके। तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के ऊपर हम लोग शंकु के सम्स को बना पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये टोटल 5 फॉर्मूले हैं। इन्हीं 5 फॉर्मूले पे हम लोग शंकु के सम्स को अब समझेंगे और करेंगे। तो अब ये फॉर्मूले का थ्योरी पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग जो चलेंगे और करेंगे क्या, तो अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल सम्स को करेंगे, लेकिन अभी बुक का सम नहीं, जैसे हम हमेशा कराते आए हैं कि पहले हम लोग 0 लेवल से सम्स को स्टार्ट करके हाई लेवल तक पहुंचते हैं, है ना। तो उस टाइप का सम पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद बुक के सम्स को करेंगे।